My name is Dalvi. I teach CRE। जैसा कि CRE में आप लोगों के लिए मैं काफ़ी सिलेबस करा चुका हूँ। नाउ इसमें कुछ रिएक्टर रह गए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक था फिक्स्ड बेड रिएक्टर, दूसरा फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर और तीसरा बायोलॉजिकल रिएक्टर। तो बेसिकली इन रिएक्टर्स को मैं आप लोगों के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इन रिएक्टर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये रिएक्टर इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि आपके सिलेबस में है और इससे कोई भी मल्टीपल चॉइस मैं ये सोच रहा हूँ CRE में कहीं से भी बनाए, एक भी आपकी मल्टीपल चॉइस छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए ना हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिएक्टर की, फिक्स्ड बेड रिएक्टर। इसको क्या है, अगर आप इसका दूसरा नाम देखेंगे तो इसको पैक्ड बेड रिएक्टर भी बोलते हैं। पैक्ड बेड रिएक्टर, दैट्स मीन ये इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार बना होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें ये क्या होते हैं, ये सॉलिड कैटलिस्ट के जो बेड होते नहीं है वो होते हैं इसमें। सॉलिड कैटलिस्ट बेड। यहाँ से कोई भी गैस मूव करती है तो इन बेड से होकर गुजरती है, तो ये क्या है, सफिशिएंट रिएक्शन करा देता है क्या, कैटलिस्ट। तो फिक्स्ड बेड रिएक्टर को पैक्ड बेड रिएक्टर भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है बेड के रूप में। ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है, जैसे इस तरह से भी हो सकता है, और वर्टिकल भी हो सकता है, सॉलिड कैटलिस्ट बेड। ठीक है, नाउ पॉइंट इसमें एक बनता है। तो देखिए, आपका जो फिक्स्ड बेड रिएक्टर है, इट इज आल्सो कॉल्ड पैक्ड बेड रिएक्टर कहलाता है। इन विच जिसमें जो पैक्ड होता है, क्या होता है, सॉलिड कैटलिस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बेड होते हैं वो पैक्ड होते हैं। इस सिलेंड्रिकल, ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप। इट इज अवेलेबल इन सिलेंड्रिकल शेप। इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसमें बेड होते हैं आपके, हॉरिजेंटल हो सकते हैं चाहे वर्टिकल हो सकते हैं। तो यहाँ से दिख रहा होगा ये सॉलिड कैटलिस्ट है, उनके बेड इसमें होते हैं। दूसरी चीज़, फिक्स्ड बोल दिया तो वो पूरी तरह से मूवेबल नहीं होंगे, वो पूरी तरह से फिक्स रहेंगे। ठीक है, नाउ इसमें अगर पॉइंट की बात करें, इन जो रिएक्टर होते हैं फिक्स्ड बेड रिएक्टर, इनमें जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो नीचे से भेजा जाता है। तो इस रिएक्टर में क्या होता है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है वो इसको मैंने अभी बताया था, सॉलिड कैटलिस्ट बेड से गुजारा जाता है और नीचे से या बॉटम से भेजा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें पॉइंट बनने, इन पॉइंटों को ध्यान रखना होगा, इससे MCQ क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, ना हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो आपके फिक्स्ड बेड रिएक्टर होते हैं वो लो प्रेशर ड्रॉप के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बेसिकली जो आपके फिक्स्ड बेड रिएक्टर है ये ज़्यादातर लो प्रेशर ड्रॉप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो लार्ज साइज में होता है। इसमें कैटलिस्ट का साइज कैसा होता है, इसमें लार्ज कैटलिस्ट पार्टिकल, लार्ज साइज कैटलिस्ट पार्टिकल प्रयोग होते हैं।
ताकि प्लगिंग कहते हैं आई थिंक चोकिंग, मतलब चोक हो जाना, तो प्लगिंग को दूर किया जा सके। अगर आपका लार्ज साइज कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा, बीच में गैप रहेगा, और इससे उसमें नीचे से जो रिएक्शन मिक्सचर जाएगा वो आसानी से जा सकेगा कैटलिस्ट की सहायता से, कैटलिस्ट से होकर के। अगर वो महीन होगा तो उसमें क्या है, वो चोक होने के चांस होंगे, प्लगिंग होने के चांस होंगे, ठीक है। तो उसको इसमें लार्ज पार्टिकल साइज प्रयोग किए जाते हैं कैटलिस्ट के, ताकि वो चोक नहीं हो, प्लग नहीं हो। इस जो आपका फिक्स बेड रिएक्टर होता है, इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन रहता है। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना कठिन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपकी इस रिएक्टर के अंतर्गत हो रहे हैं तो उसमें हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। हॉट स्पॉट, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना मुमकिन। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, जैसे ये हमारे पास बेड हैं, यहाँ से रिएक्शन मिक्सचर हो जा रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग हो, कम होगा, या ज़्यादा होगा, या जगह जगह पर हॉट स्पॉट बन जाते हैं। हो सकता है इतने एरिया में देखा ज़्यादा टेम्परेचर है, हो सकता है इतने एरिया में कम टेम्परेचर है, तो ये सब चीज़ें हॉट स्पॉट कहलाती हैं। हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ इस रिएक्टर में क्या होता है, जो आपको कैटलिस्ट बेड होता है उसको रिप्लेसमेंट करना थोड़ा कठिन होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब इनको हटाना फिर लगा देना, तो थोड़ा कठिन होता है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस लेंगे तो उसका रीजनरेशन थोड़ा पॉसिबल होता है। आपने देखा होगा जो कैटलिस्ट बेड होता है उनका रीजनरेशन किया जाता है ताकि रिएक्शन परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो वो भी रीजनरेशन भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है कंटिन्यूअस वे में, ठीक है। इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, जो आपका फिक्स बेड रिएक्टर है उसमें कन्वेयर पर यूनिट वेट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे तो वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फिक्स बेड रिएक्टर के पॉइंट्स थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप MCQ क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि मैं अभी वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ पर देखेंगे इनका कितना रोल है, ठीक है ना। हम दूसरे रिएक्टर की बात कर लेते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, जो कमियां इसमें थीं, जो आपकी कमियां इसमें थीं कौन से रिएक्टर में, फिक्स बेड रिएक्टर में, उन कमियों को दूर किया गया, तब आपका फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर प्रिपेयर हुआ। नाउ ये आपका है फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड बेड होता है, दैट मीन यहाँ पर जो सेटल्ड कैटलिस्ट होते हैं उनके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ से जब गैस को हम गुजारते हैं तो बेसिकली उनसे होकर गुजरते हैं, ठीक है, जो गैसेज होती हैं। तो जो इसमें जो कैटलिस्ट होता है, जो फिक्स बेड में किया गया कैटलिस्ट है, उससे महीन होता है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो फाइन पार्टिकल उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो एक जैसे लिक्विड उबलता है ना, उस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सॉलिड कैटलिस्ट होती है, इसमें वो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है, इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना आसान होता है और इसमें हॉट स्पॉट नहीं क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें प्रॉब्लम थी, इसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, हॉट स्पॉट क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें बात कर लेते हैं पॉइंट्सों की। ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होते हैं वो हेट्रोजीनियस टाइप रिएक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें जो आपका रिएक्टेंट होगा वो गैस होंगे और जो आपके कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड होगा, तो वो हेट्रोजीनियस वैसे ही हो गई। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये CSTR के लगभग समान होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना आसान रहता है, अर्थात इसमें कंट्रोल करना आसान होता है।
अर्थात टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह समान होता है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। अगर इसमें देखेंगे जो कैटालिस्ट यूज होता है, यूज्ड कैटालिस्ट बहुत ही महीन या फिर फाइन होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं। जो कैटालिस्ट यूज होते हैं बहुत ही महीन होते हैं। तो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में जितने भी पॉइंट थे वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना आसान रहता है। इसमें जो यूज कैटालिस्ट होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं। वो एक लिक्विड की तरह उबलने लगते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है, लिक्विड की तरह, जैसे लिक्विड उबल रहा होता है उसी तरह से फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल होते हैं, वो उबलते से दिखते हुए हैं। जैसे अभी मैं पॉइंट बनाता हूँ इसका। इस रिएक्टर में क्या होता है, जो फ्लूइडाइज्ड स्ट्रीम होती है नीचे से प्रवाहित की जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था डायग्राम में। देखिए डायग्राम में मैंने बताया था नीचे से प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब ना इसमें जो फाइन कैटालिस्ट होता है, उस जो आपकी जो गैस नीचे से गैस स्ट्रीम भेजी है आपने, उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं। और जो कैटालिस्ट बेड है एकदम बॉइलिंग लिक्विड की तरह लगने लगता है। जिस प्रकार से लिक्विड बॉयल हो रहा है इस तरह से लगने लगता है। इस प्रकार से फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में ये सारा प्रोसेस रहता है। और इस प्रकार जो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन तथा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एकदम समान रहता है, हर जगह एकदम इक्विवेलेंट रहता है। इस प्रकार रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन होता था तो पूरे कैटालिस्ट बेड का टेम्परेचर समान रहता है और हॉट स्पॉट क्रिएट नहीं होते हैं। इस रिएक्टर में हॉट स्पॉट क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो आपका कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट बेड को रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन करना आसान होता है इन कंटिन्यूअस मैनर में। अगर आप देखेंगे तो जो कैटालिस्ट बेड होते हैं उनका रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन आसान होता है, आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, ना इसमें देख लीजिए जो रिएक्टर होता है, दिस रिएक्टर कैन बी हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ फीड एंड कैटालिस्ट एंड हैज़ गुड टेम्परेचर कंट्रोल। वहाँ पर ये रिएक्टर प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ फीड होती है। दूसरा, इसमें कैटालिस्ट होता है और गुड टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ठीक है ना, इस आई थिंक आप लोगों के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर और फिक्स्ड बेड रिएक्टर दोनों समझ में आ गए होंगे ना। तीसरा रिएक्टर है वो बायोलॉजिकल रिएक्टर होता है। बायोलॉजिकल रिएक्टर, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी आपके सिलेबस में वो मैं सारा करा रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपकी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने देखा होगा कि जो कंपोस्ट खाद बनता है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्रकार से देसी भाषा में बताऊं तो एक प्रकार से कीड़े होते हैं। वो रिएक्टर में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
लिविंग होते हैं। तो इस बात कर लेते हैं। एक और दूसरी चीज़ क्या होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ज़्यादातर बायोलॉजिकल रिएक्टर होते हैं वो ज़्यादातर आपके टिश्यूज़ इंजीनियरिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, सेल्स प्रोड्यूस करने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ की टेक्सचर्स को बनाने में या उसकी टिश्यूज़ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। और जो मेडिकल लाइंस होती हैं वहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्टर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ना इसकी बात कर लेते हैं ये बायोलॉजिकल रिएक्टर। जो आपके बायोलॉजिकल रिएक्टर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो कैसी भी ऐसी डिवाइस है जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिव एंड यूज। इसमें इस रिएक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग केमिकल रिएक्शन में किया जाता है। रिएक्टर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है केमिकल रिएक्शन में, ताकि केमिकल रिएक्शन आपकी जितनी भी होंगी इसके अंतर्गत वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, ये आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं उसको। बेसिकली इस तरह के रिएक्टर होते हैं, उसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। इस रिएक्टर में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। इस रिएक्टर में दो प्रकार या टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। जो आपका एरोबिक होता है, एरोबिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर आप एनारोबिक देखेंगे, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं करते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। एरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति कंपलसरी होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करते हैं वो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एनारोबिक होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो उन्हें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ना इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं जो आपके बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्टर्स होते हैं वो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्रयोग किए जाते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके बायोलॉजिकल रिएक्टर होते हैं, अगर इसमें पॉइंट देखेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्टर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लिक्विड मीडियम में या फिर सॉलिड की सरफेस पर उगाया जाता है। बायोलॉजिकल रिएक्टर में ऑर्गेनिज्म को लिक्विड मीडियम के अंदर या सॉलिड मीडियम की सतह सरफेस पर उगाया जाता है। और जब ये उसकी सरफेस पर उग जाते हैं फिर ये रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। बायोलॉजिकल जो रिएक्टर होते हैं यूज्ड
यूज्ड इन टिश्यूज इंजीनियरिंग। जो आपकी टिश्यूज इंजीनियरिंग होती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है बायोलॉजिकल रिएक्टर्स का। आई थिंक तीनों रिएक्टर आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ में आ गए होंगे। अगर इतने पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और किससे रिलेटेड होंगे, इन्हीं रिएक्टरों से रिलेटेड होंगे। मैं आप लोगों के लिए इस एक टॉपिक इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। सीआरई में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बने। देखो, पहले इन्हें प्रिपेयर करना, फिर इनको लिखना, फिर इसका आपको अच्छे से समझाना। ये मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपके नंबर भी अच्छे आए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास कोई भी नया वीडियो डालूँगा तो आपके पास पहुँच जाए और वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे। थैंक यू।